मोशन कट मोशन चलो कट मोशन में आपको बोलने दूंगा कट मोशन पे मैं आपको बोलने दूंगा चलो कट मोशन पे दे दूंगा आपको बोलने आपको मैंने अब मैं शेफ को बुलाया नहीं चलिए प्लीज आप मैं आपको कट मोशन मैं बोल रहा हूँ आपको मैं दे दूंगा बोलने कट मोशन पे मैं 3 मिनट दे दूंगा आपको 3 मिनट मैं 3 मिनट दे दूंगा आपको चले आप डोंट अंडरस्टैंड दिस चलो मैं दे दूंगा आपको टाइम मुझे पता नहीं आपका टाइम है स्पीकर साहब यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे थे हम देखेंगे आपको आपकी सुनवाई आई थी इसकी मेरी बात आपकी कोई सिर्फ नहीं आई है यहाँ पे यू हैव नॉट आस्क्ड फॉर द टाइम आपने टाइम के लिए नहीं कहा आपकी कोई सिर्फ नहीं यहाँ मेरे पर कि आपका सिर्फ आई थी यहाँ पे मुझे बोलने दीजिए खुद नहीं देते स्पीकर चेयरमैन हो खुद नहीं देते जब तक मेंबर बोलेगा नहीं चले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आप मत मुझे अनवर साहब क्या नाम है आप बात करो प्लीज लोन साहब आप क्यों उठते हो चले आप बैठे सादिक साहब आप बैठो चलिए प्लीज मैं दे दूंगा आपको बोल मैं दे दूंगा नहीं मैंने उठाया मैं 3 मिनट आपको दे दूँ मैं कहता हूँ जाओ चलो चलिए इसको छोड़िए आप बाहर इसको छोड़िए मैं आपको 3 मिनट कहता हूँ आप समझते नहीं हो ये क्या कर रहे हो ड्रामा कर रहे हो आपकी सिर्फ नहीं आई है चलो ठीक है चलो सीमा साहब चलिए मैंने आपको कहा 3 मिनट में दे दूंगा क्वेश्चन में बहुत सारे इशू होते हैं चलिए प्लीज चलिए मैंने आपको कहा मैं आपको कह रहा हूँ मैं 3 मिनट दे दूंगा आपको मैं बोल रहा हूँ आपको 3 मिनट में दे दूंगा क्या 3 घंटे दे दूँ तो आप बैठे मैं 3 मिनट दे दूंगा आपको सीएम साहब के जवाब के बाद पहले जवाब सुनो आप और जवाब सुनो आप जवाब सुनो चलो आप छोड़ो अगर बैठना बैठो मैं कहता हूँ मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा आप बैठो मैं 3 मिनट दूंगा आपको मैं प्रॉमिस दूँ मैं 3 मिनट दे दूंगा आपको चीफ मिनिस्टर ग्रांट्स के बाद कट मोशन आपका आया नहीं से हम क्या करेंगे अब क्या कर बनाना चाहते हैं अब बैठिए चलो निकालो छोड़ो पहले चलो कोई नहीं ड्रामा मत करो पहले बोलना नहीं चाहता था आप कहते मैं बोलूंगा आपकी स्लिप नहीं है यहाँ पे हर एक पार्टी लीडर को मैं कहता हूँ जिसको बोलना होगा इंडिपेंडेंट या किसी को भी वो अपनी स्लिप भेजे और यूनिवर्सिटी कर लूँ मुझे बोलना है हमें कहाँ से जॉब से चलो पता चलेगा जनाब चेयरमैन साहब वंदचल्य शीनगल्य बेई बहार सर्दियों का मौसम निकल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी
फिर से बाहर आएगा। जब मैं बजट की तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो कुछ ऑनरेबल मेंबरों को लगा कि शायद मैं ज़्यादा पेसिमिस्टिक था, तो मैंने सोचा इस बार एक अलग ही अंदाज में शुरू करूं, क्योंकि वाकई जिस तरह बाहर शुरू हो रहा है, मैंने सोचा उस हिसाब से अंदर भी कर लें। लेकिन अंदर कुछ चीज़ें बदलेंगी नहीं। तू मैं, शोर शराबा, इल्ज़ामात। अब ये हमारा कसूर नहीं है कि उस ऑनरेबल मेंबर का एक ही जीता, और जीते होते वक्त और मिलता। अब इकलौता है, बीच बीच में बोलने का वक्त नहीं मिलता। अब चलिए अगली बार एडजस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं दावे से आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, हम वो लोग नहीं हैं जो किसी भी मुद्दे पे बात करने से डरें। किसी भी मुद्दे पे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने कभी भी किसी भी सवाल का सामना करने से इनकार नहीं किया। हम वो लोग नहीं हैं जो इंटरव्यू से पहले सवाल मांगे। हम वो लोग नहीं हैं जो सिर्फ अपने चाहे हुए जो हैं मनपसंद लोगों को जो है मिले। हम वो हैं जनाब जो सख्त से सख्त सवाल पूछे, हम उनके सामने बैठ के जो है सवाल का जवाब देते हैं। एक रिवायत सी बन गई है, मैं अपनी तकरीर जो है किसी ना किसी तरह मनकोटिया साहब की किसी बात से शुरू कर लेता हूं। मैंने इस बार चाहा था कि सिस्टम चेंज हो और मनकोटिया साहब की तकरीर के बाद मैं उसका जवाब दूं, लेकिन वो उस वक्त हाउस में मौजूद थे नहीं और पीठ पीछे मैं बात करना नहीं चाहता था। इन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा कि, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कि शायद क्रिकेट खेलने आए थे, फुटबॉल खेला, या फुटबॉल खेलने आए थे, क्रिकेट खेला, जो भी कहा, इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से पहले पेस बॉलिंग करता था, अब स्पिन करता हूं। सही बात है ना, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समझदार कप्तान, समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला, मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। पेस बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है कि हम जीतें, गेम नहीं खेला ना। हम वो लोग नहीं हैं जो शुरुआत फुटबॉल से करें फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करें। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत रही तो मैच जीत के ही यहां से 5 साल के बाद निकल जाएंगे। अब मेरी एक परेशानी ये बन गई है कि बात करूं तो किस अंदाज में करूं, क्योंकि अगर देखा जाए सियासी तकरीर मैंने एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जो जवाब दिया, सियासी बातें मैंने उनमें की। बजट के हवाले से बात जो करनी थी वो बजट की तकरीर में की। अब तो वैसे मुझे सिर्फ ग्रांट्स पे बोलना था, लेकिन ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से कुछ ऐसी बातें आई, मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहाँ तैयार करके आना फजूल है, कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आएंगी। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट्स के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले ही जवाब दिया ना। मैं तय नहीं करता हूं कौन बोलता है ना। अब चलिए,
बराबरी की बात की, कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई, है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? अरे ना, हम उस बराबरी के तक, उससे आगे तो चलिए हम ले जाएंगे, फिलहाल तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं। वो बराबरी है नहीं कहीं पे। फिर बात आती है कि हम लोग जो है महाराजा का अपमान करते हैं। जब आपके पास और कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, फिर वही इल्जाम हमारे खिलाफ। है ना, कहां पे, किधर थे ना? नहीं ना, आप थे, आप हाउस में थे नहीं उस वक्त, शायद पठानिया साहब हैं, आप थे नहीं। आपसे, आपके बोलने से पहले 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की और एक भी तकरीर मैंने मिस नहीं की। आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था। पठानिया साहब ने लंबी तकरीर की महाराजा साहब के हवाले से। अब मैं कहां से जवाब शुरू करूं? फिर मैं फिर ये इस बात पे आता ना, आप बताइए ना, कहां पे अपमान? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े, वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं, मुझे बताइए ना, 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहां अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणबीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणबीर सिंह। आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते हैं या आप करते हैं, ये आप सोचिए ना अब। लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को छेड़ूं। लेकिन जब बार बार आप हमारे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हो तो कहीं ना कहीं इनका जवाब हमें देना ही पड़ेगा। अब एक भारत की बात की, एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना? बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पे मुझसे पूछिए ना, आप कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज का इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है, वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है, चिंता है। मैं बताऊं क्यों? ठहरे ना, चिंता है। आप नहीं हो, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब, वो जम्मू के लोगों को, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था। हाँ, स्पीकर साहब, मेरी आदत नहीं है बीच में कमेंट्री करने की, लेकिन अगर एलओपी साहब को इतना ही शौक है तो अगली बार जब ये तकरीर करेंगे मैं भी कमेंट्री करूंगा। इनको अब कल परसों फिर बोलने का मौका मिलेगा। अगर इनसे बाकियों को ये खामोश होने की सबक देते हैं, खुद इनका यहाँ जिप लगता नहीं है।
50 तकरीरें मैंने यहां खामोशी से सुनी, एक तकरीर आपसे खामोशी से सुनी नहीं जाती ना। थोड़ा सा धीरज रखें, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहता था कि स्टेट सब्जेक्ट के कानून, वो हमें कोई चिंता नहीं है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते पहले यहां से गुजरना पड़ेगा, ठीक। मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं तमाम डिपार्टमेंट्स एक साइड रख के सिर्फ सियासी तकरीर करूं, लेकिन वो इस हाउस के साथ, मेरी जिम्मेदारियों के साथ नाइंसाफी होती। 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की, ट्रेजरी बेंचेस से भी, ऑपोजिशन बेंचेस से, बहुत मतलब अच्छी बातें आई, तैयारी करके ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की। अब थोड़ी देर के लिए मैं सियासत एक साइड रख के अपने डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे निभाऊं, हाउस से बाहर जाके सियासत जो है दोबारा शुरू कर लेंगे। महकमे मेरे पास बहुत हैं स्पीकर साहब, ये भी एक हमारी बराबरी का एक सबूत है कि यूटी होने के नाते हमारे ऊपर बाकी रियासतों के मुकाबले पाबंदियां ज्यादा हैं, लेकिन चलिए निभा लेंगे। कुछ बड़ी डिपार्टमेंट्स, कुछ छोटे, कोई ऑर्डर नहीं है जिनमें मैं बात करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि हर डिपार्टमेंट को टच करूं। शहरों से बात करते हैं क्योंकि जम्मू में हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का महकमा मेरे पास है। कोशिश की जा रही है कि शहरों को एक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। स्मार्ट सिटी के हवाले से हमारी शिकायतें रहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग भी कोई स्मार्ट सिटी से खास मुतमैन है नहीं। मैं देख रहा था कट मोशन अपने पठानिया साहब का, जिसमें उन्होंने खासकर कहा poor implementation of smart city due to inadequate allocations, execution delays and poor quality control। रहे हैं स्मार्ट सिटीज में कुछ इस तरह के फैसले हुए जो कि अगर शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट होता नहीं होते। सही कहा, शायद तनवीर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों को छोटा किया, फुटपाथ को बड़े किया, लेकिन अफसोस की बात यह है फुटपाथ बनाने के बाद भी हम लोगों को उन फुटपाथ पे चलाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। मैं आज भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं साइड पे 12 फुट 15 फुट का फुटपाथ और बिल्कुल प्लेन टाइल लगाए हुए, लेकिन चलेंगे सड़क पे। पार्किंग का इंतजाम होता है लेकिन गाड़ी पार्किंग में लगती नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत हमने साइकिल पाथ बनाए। पता नहीं किसको ये शौक था कि हम साइकिल पाथ बनाएंगे। मुझे बताइए ना, कौन ऐसा शख्स है जो ये कहे आज जम्मू कश्मीर में कि ना मैं गाड़ी एक साइड रख के साइकिल पे चलूंगा। वो साइकिलें सड़ रही हैं। उस साइकिल पाथ पे लोग अब मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते हैं, लेकिन गाड़ी हम चला नहीं सकते। हमने पार्किंगें बनाई हैं मल्टी स्टोरी, कोई उसमें गाड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारी सबकी साझा एक कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए। हमारी आदत है कि जिस दुकान में जाना है उसी दुकान के बाहर हमारी गाड़ी लगनी चाहिए। मजाल है कि हम 10 फुट पैदल चलने के लिए तैयार हों। ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसको जम्मू में, श्रीनगर में बेहतर करना होगा। जैम देखिए ना कितने, चलिए मैं तो निकल जाता हूं, कितने हमारे ऑनरेबल मेंबर जो हैं, खासकर वो जिनका पहला सवाल लगता है। पिछले दिनों आपके ऑनरेबल एक मेंबर थे जिनका पहला सवाल मिस हुआ क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे। आज हमारे सैफुद्दीन भट्ट साहब का सवाल मिस हुआ, वो भी ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, नहीं पहुंच पाए। ये हाल है। और हमारी कोशिश है कि शहरों को डिकंजेस्ट किया जाए। टाउनशिप्स के हवाले से हम बात करते हैं,
मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर है, वो बार बार कहते हैं ना, एक एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने ही लोगों को बसाएंगे। बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नई रेजिडेंशियल कॉलोनियां ये हम कायम करें, ताकि ये शहर जो है इनको हम बचा पाएं। नहीं तो ये फटने पे आए हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जो है हम पहुंच नहीं पाते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कूड़ा कचरा इतना जमा होता है, उसका सही डिस्पोजल नहीं होता। कोई मौका नहीं ऐसा जब हमारे मुबारक गुल साहब उठ के अच्छन की बात नहीं करते। वो दूसरी बात है कि जब अच्छन को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था, तब वहां कोई आबादी थी नहीं। आबादी उसके बाद बसी वहां पे, ये जानते हुए कि वहां डंपिंग साइट है। लेकिन अब वो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन गया है। हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज, ड्रेनेज, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। और वो जगह अब देखें, अब स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना आजाद रोड, अभी हम वापस जा रहे हैं मई में, आप लोगों का आना जाना रहेगा। मौलाना आजाद रोड में स्मार्ट सिटी के तहत दोनों साइड हमने फुटपाथ डाले, कहीं पे भी ड्रेन नहीं, सारा पानी सड़क पे जमा हो जाता है। फिर क्या फायदा? यही जम्मू में हाल है। जरा सी बारिश हो जाती है, हमारा शहर जो है फटने पे आ जाता है। तो कोशिश है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत कि शहरों को एक प्लान्ड तरीके के तहत जो है हम डीकंजेस्ट करें। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ के हवाले से जो कट मोशंस आपने मूव किए, उनके जवाब हमने दिए। हमारी तो यही कोशिश है कि जो हमारे माइग्रेंट्स हैं उनका अकोमोडेशन ठीक तरह से बने, जहां हैं उनकी ठीक तरह से मरम्मत हो, उनका देखभाल ठीक तरह से हो। बीच बीच में खासकर जगती को लेके कुछ शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों को बीच बीच में दूर करने की कोशिश की जाती है। नए फ्लैट्स, नए अकोमोडेशन जो हैं, जो अभी इन प्रोसेस हैं, उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जो हमारे बाकी रेफ्यूजीज वगैरह हैं जिनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से, वो जो है उनको मिलना जो है वो मिलता रहेगा। कल्चर के हिसाब से आखिरकार कल्चर बचाना जो है ये हमारी सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये विरासत में मिला हमें। जम्मू का अपना कल्चर, कश्मीर का अपना। एक फेज के तहत अभी हम 33 हेरिटेज साइट्स जो हैं उनको रिस्टोर करने का काम कर रहे हैं। इसमें लगभग कोई 65 करोड़ जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। कश्मीर में गणपतियार टेम्पल, खानका सुख्ता, राम मंदिर सफ़ा कदल, सेंट मैरीज चर्च गुलमर्ग, हमारे कई सारे सूफी श्राइन्स हैं, उनको लेके इनके रेस्टोरेशन का काम। जम्मू डिवीज़न में जो मेन काम हो रहे हैं वो गुरुद्वारा सुंदर सिंह पे है, जसमेरगढ़ फोर्ट पे है, जगन्नाथ टेम्पल पे है, डेरा बाबा जी के जो बेदिंग घाट्स हैं वहाँ पे है। और ये फर्स्ट फेज़ का काम हो जाएगा तो उसके बाद 73 एडिशनल साइट्स हम सेकंड फेज में लेने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो बाद में लगभग कोई 160 करोड़ का वो प्रोजेक्ट होगा, ताकि और जो हमारे कल्चरल और हेरिटेज साइट्स हैं उनको हम बचा पाएंगे। मुबारक मंडी की बार बार यहाँ पे बात आती है और मुझे अफसोस इस बात का है कि मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल हुआ नहीं। ये शायद, अगर मेरी याददाश्त सही है, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के वक्त में शायद शुरू हुआ, फिर हमने इसको आगे लिया।
उम्मीद तब थी कि इस 10 साल के अरसे में जब यहाँ हम ना आप थे ना हम थे ये मुकम्मल होता, लेकिन अभी भी इस पे काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम कंप्लीट करें, क्योंकि वाकई ये हमारा एक सिंबल है, न सिर्फ जम्मू शहर का बल्कि जम्मू कश्मीर का, ये हमारी हिस्ट्री का एक सिंबल है। और इसके लिए अगले साल जो 60 करोड़ रुपए रखे गए हैं, कोशिश की जाएगी कि अगले 3 साल के अंदर अंदर, मतलब इस हुकूमत के टर्म के अंदर, मुबारक मंडी का सारा काम जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। डिजिटाइजेशन ऑफ आर्काइव्स वगैरह, उसका भी मैंने कट मोशंस की तरह जवाब जो है वो हाउस तक पहुंचा दिया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैं ज़्यादा जिक्र करूंगा नहीं, सिर्फ इतना ज़रूर कहूंगा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदारियां थीं वो अब है नहीं, और ये काफ़ी हैरानगी की बात है, क्योंकि मैं प्लानिंग मिनिस्टर रहा हूं, फाइनेंस मिनिस्टर पहली बार बना हूं, और मैं अब मुझे लगता है कि उस वक्त क्या सोच के किया मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर प्लानिंग के फंक्शंस जो हैं वो फाइनेंस को ट्रांसफ़र हुए। अब खुशकिस्मती से मैं दोनों टोपियां पहनता हूं, मैं प्लानिंग का मिनिस्टर भी हूं, फाइनेंस का भी हूं, तो अगर मैं कहीं इनमें कोई छेड़छाड़ करूं तो कोई मिनिस्टर मेरे से नाराज़ नहीं होगा, वो ये नहीं कहेगा कि आप मेरे पावर्स ले रहे हो किसी और को दे रहे हो। मैं अपने ही पावर्स किसी एक डिपार्टमेंट से लेके दूसरे डिपार्टमेंट को शिफ्ट करूंगा, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। प्लानिंग डिपार्टमेंट का अपना एक अपनी आइडेंटिटी थी, एक अपना प्लान था, एक उसकी वजह थी। प्लान डिपार्टमेंट वुड मेक द प्लान्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स जॉब वाज टू फाइनेंस द प्लान्स। अब जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं अगर वही प्लान भी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें, और फिर मॉनिटरिंग, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम न सिर्फ प्लान बनाना था बल्कि उसके बाद प्लान के एग्जीक्यूशन को मॉनिटर करना। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया था प्लानिंग के फंक्शंस को फाइनेंस में शिफ्ट करने के, इसको हमें दोबारा जो है रिव्यू करके इसको दुरुस्त करना होगा। हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल को लेके बात आई, जहाँ मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि स्टेट गेस्ट्स पे कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि हम सब करते हैं। इससे पहले हुकूमतों ने भी स्टेट गेस्ट्स पे खर्चा किया, मैं करूंगा अगले जितने टाइम तक मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बाद जो हुकूमतें होंगी वो भी करेंगे। और जिस तरह मीर फयाज साहब ने कहा, हम तो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा किसने कितना खर्च किया, जितना किया चलो किया। लेकिन मुझे अफसोस, और इसी हवाले से पिछले दिनों हाउस में भी बात हुई थी कि जो हॉस्पिटैलिटी प्रोटोकॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर था खासकर जम्मू कश्मीर के बाहर, वो रहा नहीं डिवीज़न के बाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग होने के बाद, और इसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। इससे पहले अगर आप चंडीगढ़ जाते थे वहाँ रहने की जगह थी, आप बम्बई जाते थे वहाँ एडवेंट में हमारा अपार्टमेंट था, वहाँ कमरे थे, जब आप दिल्ली जाते थे वहाँ चनक्यापुरी में ए ब्लॉक में हमारे कमरे होते थे। अब चलिए, हुआ सो हुआ, जो वो प्रॉपर्टियां गई उनको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम जो हमारे पास हैं उनको अब हम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चंडीगढ़ का वो मकान गया हमारे पास, जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा, सेक्टर 17 में हमारे पास एक स्ट्रक्चर था कमर्शियल, उसके लिए हमने इजाज़त लेके उसका यूज़ जो है बदल दिया है। अब वहाँ चंडीगढ़ के वो सेक्टर 17 में अब उसको एक स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, और लगभग 13 करोड़ रुपए वहाँ खर्च हो रहे हैं। वो पेशेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, ऑनरेबल एमएलएज जो बाकी यहाँ से जाएंगे उनके इस्तेमाल के लिए होगा। इसी तरह दिल्ली में चनक्यापुरी में जगह कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पृथ्वीराज रोड में जगह अभी काफ़ी है। हेरिटेज स्ट्रक्चर जो हमारा है उसको कोई छू नहीं सकता, ना इसको कोई छूना चाहता है, लेकिन उस हेरिटेज स्ट्रक्चर के पीछे भी हमने काफ़ी कुछ बनाया है। जिन लोगों ने पृथ्वीराज रोड का पीछे हिस्सा देखा, अमृता शेरगिल मार्ग के पास, आपने वहाँ पे देखा होगा हमने टेम्पररी स्टेड बनाए, हमने वहाँ पे गेट हाउस बनाया, हमने वहाँ टेंट लगाए, कार पार्किंग है, वो सारा कुछ जो है हम एसिमुलेट करके एक मल्टी स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं, ताकि उसमें रेस्टोरेंट, हॉल, कमरे, स्वीट्स, ताकि रहने के लिए आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह हो। नहीं तो चनक्यापुरी में जो है रहने की कोई खास वहाँ पे अरेंजमेंट है नहीं। राजा जी मार्ग का एक पुराना इशू है और ये भी हमारी पहचान है। द ओरिजिनल कश्मीर हाउस इज राजा जी मार्ग।
ओरिजिनल कश्मीर हाउस जो है वो पृथ्वीराज रोड नहीं है। हम कहते हैं इसको जम्मू कश्मीर हाउस, लेकिन अगर आप देखें महाराजा साहब का जो एम्बलम है वो राजा जी, वो पृथ्वीराज रोड पे नहीं, वो राजा जी मार्ग के मेन बिल्डिंग पे है। अब बदकिस्मती से वो बिल्डिंग जो है वो फौज के इसमें है, कंट्रोल में। हमारी लाख कोशिशें रहीं, हम उसको खाली नहीं कर पाए। अब बीच बीच में आप लोगों ने ये कहा कि अच्छे काम में आप हमारे साथ हो। जनाब, राजा जी मार्ग को खाली करने से मुझे या ट्रेजरी बेंचेस को अकेले फायदा नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, इसको महाराजा साहब की विरासत ही समझ लीजिए। इसमें आप हमारी मदद करके फोर्सेस से ये खाली करवाएं ताकि एक अलीशान जम्मू कश्मीर का एक वहां पे हम बना सके, जिस तरह राजस्थान ने किया है इंडिया गेट के आसपास। व्हाट हाउस इज इट? जोधपुर हाउस नहीं, हाँ नहीं, जैसलमेर नहीं, कोई हाउस है वहाँ इंडिया गेट के आसपास जो राजस्थान ने डेवलप किया है। हम भी कर सकें, लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ थोड़ी बहुत ज़मीन हम कब्जे से खाली कर पाए हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने के लिए। द्वारका वगैरह के हवाले से मैंने इससे पहले बात की। एस्टेट्स को लेके हमारी कोशिश है कि सरकारी जो हमारे मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके लिए अल्टरनेट अकोमोडेशन कायम की जाए। इसमें वर्टिकल जाना बहुत ज़रूरी है। अब हॉरिजॉन्टल की गुंजाइश है नहीं, और इस तरह के मिसाल आपको दिल्ली शहर में मिलते हैं जहां मोती बाग को न्यू मोती बाग बना, अंसारी नगर, क्या नाम है वो, एम्स के पास, व्हाट्स दैट एरिया कॉल्ड, हाँ एम्स के पास, वहां पे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बने। मेरा मानना है कि चाहे जम्मू में हो चाहे श्रीनगर में हो, जहां जहां हमारे सिंगल स्टोरी, टू स्टोरी के गवर्नमेंट अकोमोडेशंस हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उनको डिमोलिश करके हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं अपने ऑफिसर्स और अपने स्टाफ के लिए बनाने होंगे। इसी के साथ साथ जहाँ पे गुंजाइश होगी वहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज और मिनिस्टर्स के लिए बेहतरीन अकोमोडेशन, क्योंकि आज अकोमोडेशन की बहुत सख्त कमी है। अफसोस मुझे इस बात का भी है कि इसमें भी हम फिलहाल जिस तरह हमें ये मकान खाली करने चाहिए थे हम नहीं कर पाए। आप ऐसे कई सारे ऑनरेबल एमएलएज हैं जिनको हमने मजबूरन कहा कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन ले लीजिए। यहाँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं जो अपने एंटाइटलमेंट से नीचे हैं। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो अपने एंटाइटलमेंट से ऊपर मकानों में रह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एंटाइटलमेंट है नहीं लेकिन वो मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब कोशिश की जा रही है कि हम इसमें डिसिप्लिन लाएं। कोशिश की जा रही है कि नए जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के मकान जो हैं वो तैयार करें, लेकिन इसमें भी हमें जो है एहतियात करना होगा इस लिहाज से कि कभी कभार डीपीआर बनाने में हम पता नहीं क्या कर जाते हैं। अब जो हम हाउसिंग एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हैं श्रीनगर के नज़दीक, हैरान हुआ मैं पढ़ के, सुपर स्ट्रक्चर तैयार है तो डीपीआर के तहत प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। कैसे? क्योंकि डीपीआर में हमने ना पावर का अरेंजमेंट रखा है ना पानी का। अब खुदारा मुझे बताइए ना, अब ये कौन सा अक्लमंद है जिसने डीपीआर फ्लैट्स के बनाए बिना पावर और बिजली के, बिना पावर और पानी के? कौन जाएगा उनमें रहने के लिए? ना हम सरकारी मुलाजिम से कहेंगे ना, अब ये आपका फ्लैट है ले लीजिए, लेकिन ना इसमें पानी है ना बिजली है। तो डीपीआर बना कैसे? लेकिन पास भी हुआ, बिल्डिंग भी बनी। अब वो बिल्डिंग तैयार है, अब हमें अलग नए सिरे से उसके पानी का डीपीआर, उसके बिजली का डीपीआर। आगे जाके जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हम उठा लेंगे, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के कॉलोनीज के हों, चाहे हमारे एम्प्लॉयज़ के एस्टेट्स का हो, चाहे हमारे एमएलएज वगैरह का हो, इसमें हम खास ख्याल ये करेंगे कि डीपीआर जो है वो कंप्लीट हो और कोई इस तरह की गुंजाइश जो है वो ना रहे कि काम जो है वो अधूरा हो। सिविल एविएशन के हवाले से कुछ ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं है, महकमा छोटा है, लेकिन आज सुबह एक ऑनरेबल मेंबर के कट मोशन के हवाले से बात आई और ऑपोजिशन बेंचेस ने रिएक्ट किया। हम किसी पे सवाल या निशान नहीं उठा रहे हैं ना। अब
जिम्मेदारी इस हाउस की है। आप अगर पैसों के बारे में जो है जानना चाहते हो, पैसों के इस्तेमाल के बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, नहीं जानना चाहते हो तो कोई, मुझे क्या है। वहां से सवाल आया, सवाल का हमने जवाब दिया और जवाब ये था कि 3 साल में हमने कोई 15 करोड़ जो है वो चार्टर प्लेन्स पे खर्च किए, इतना ही। हमने कोई इसमें सियासत नहीं की, हमने किसी पे ऊपर सवालिया निशान नहीं उठाए, लेकिन महकमे को लेकर मैं शिकायत जरूर करूंगा। ये चार्टर हमने तब इस्तेमाल किए जब हमारा जहाज यहां बैठा हुआ था। और क्यों बैठा? मैं ये मानता ही नहीं हूं कि ना हमारे पास पायलट नहीं था इसलिए। पायलट तो किराए पे मिलते हैं। अगर आप फुल टर्म लगाना नहीं चाहते हो, महीने के लिए आपको पायलट मिलते हैं। पिछले दिनों हमारा हेलीकॉप्टर का पायलट जो है वो छुट्टी पे था। हमने टेम्पररी पायलट यहां, जब ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, हमने हफ्ते के लिए पायलट रखा, उसने हमारा जहाज चलाया। अब जो जहाज हमने खरीदा था, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खरीदा, अपने टैक्स के पैसों से खरीदा, हमने 5 साल उसको बाहर जम्मू एयरपोर्ट पे सजा के रखा। आप सबों ने देखा होगा जब आप वहां से उड़े और वापस आए। लापरवाही, मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन सरासर लापरवाही। क्या जरूरत थी उसको खुलेआम बाहर धूप में रखने की? अगर नहीं इस्तेमाल करना था उसको, जो मॉथबॉलिंग कहते हैं, उस हिसाब से उसको पार्क किया जाता है, ये समझते हुए कि इसको अब काफी अरसे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। श्रीनगर पहुंचा के हमारा हैंगर है वहां एयरपोर्ट पे, उसके अंदर रखते, कम से कम मौसम से तो बच जाता। आज भी हमें पता नहीं है कि कितने करोड़ हमें खर्चाने पड़ेंगे इसको दोबारा एयरवर्दी बनाने के लिए। उसके बाद क्या हम बेचेंगे, चार्टर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, वो तो तब की बात। लेकिन आज तो हमें यह भी नहीं मालूम कि इसको दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। ये तो कम से कम लोगों के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है ना। माने कि कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है और उस गलती को अब हमें जो है सुधारना पड़ेगा। हेलीपैड्स के हवाले से बीच में यहाँ बात आई है, जम्मू एयरपोर्ट एक्सपेंशन के हवाले से मैंने अपनी तकरीर में, बजट में भी बात की थी, तो मैं उसमें ज़्यादा गहराई से जाऊंगा नहीं। शायद ही हमारे 50 ऑनरेबल मेंबरों ने जिन्होंने तकरीर की, किसी एक मेंबर ने भी टूरिज्म का सेक्टर टच नहीं किया हो। हर ऑनरेबल मेंबर ने टूरिज्म के हवाले से बात की और ये कहा कि उनके इलाके में टूरिज्म का पोटेंशियल है। हर इलाके में शायद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूरिज्म की गुंजाइश है, लेकिन उस गुंजाइश को एक्सप्लॉइट करने के लिए पहले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और हमें यह भी मानना होगा कि हर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां टूरिस्ट जाना पसंद करेंगे। और पता नहीं स्पीकर साहब आपने आजमाया या नहीं, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि हर किसी को लगता है कि हमारे इलाके में टूरिज्म का इलाज गंडोला है। कितने ऑनरेबल मेंबरों ने गंडोला मांगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कहना मैं अपनी मजबूरी और जिम्मेदारी समझता हूं, गंडोला टूरिज्म का इलाज नहीं है। ये मत सोचिए ना कि हम गंडोला बनाएंगे तो खुद ब खुद टूरिस्ट वहां टूट टूट के आएंगे। हमने गंडोला ऐसे भी बनाए जिनमें लोगों को बिठाना हमारे लिए मुश्किल था, नहीं चले। हमने यही समझ के, श्यामलाल जी और सलाथिया साहब गवाह हैं, यही समझ के हमने यहाँ जम्मू में गंडोला बनाया। कितना चला? मुश्किल से। मैं हफ्ते में 1 आध दिन देखता हूं जब वो एक सेक्टर चलता है, दूसरा सेक्टर तो चलता ही नहीं है। गंडोला इलाज नहीं है। अलग इलाकों के की अलग जो है खासियत है, उनको डेवलप करना होगा। अब जम्मू में एडवेंचर टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, मैं बार बार कहता हूं। और ये जो इल्जाम लगता है कि ना हम टूरिज्म के लिहाज से भेदभाव कर रहे हैं, जम्मू में टूरिस्ट ज्यादा है, कश्मीर में कम है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें, टूरिज्म जो है वो ज्यादा कश्मीर और जम्मू के पहाड़ियों में गया है। जम्मू को पिलग्रिम मिलता है। जम्मू को अगर हमने टूरिज्म डेवलप करना है तो सबसे पहले हमें पिलग्रिम टूरिज्म डेवलप करना होगा। उसके लिए हमें सर्किट बनाने होंगे। उसके लिए मेरा इरादा है
तो आप ऑनरेबल मेंबर्स के साथ बैठ के आपके मशवरे के तहत, क्योंकि जो आपके तीर्थ स्थान हैं, जो आपके होली पिलग्रिमेज साइट्स हैं, उनके बारे में मैं कम जानता हूं, आप ज़्यादा जानते हो। मैं आपके साथ बैठ के 2-3 ऐसे सर्किट बनाना चाहता हूं जिनको हम फिर प्रमोट कर सकें, ताकि माता वैष्णो देवी के यात्री जो हैं उनको जब वो आए तो उनको पता हो कि अब ये जगह है जहां हम जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो एक दिन आए, दर्शन करें और चले जाएं। तो ये हमारा इरादा है। नए डेस्टिनेशंस स्प्रेड के तहत हम डेवलप करना चाहते हैं। विंटर स्पॉट्स, एडवेंचर स्पॉट्स, बॉर्डर टूरिज्म। आज एक नया हमारे ऑनरेबल मेंबर जो हैं उन्होंने एग्री टूरिज्म के हवाले से बात की। एग्री टूरिज्म का मैं पहली बार कॉन्सेप्ट सुन रहा हूँ। बैठूंगा उनके साथ, समझने की कोशिश करूंगा। शायद ये आरएसपुरा की बात और हमारे वो मशहूर बासमती वगैरह उसके आसपास की बात कर रहे हैं। करेंगे ना, बैठेंगे आपके साथ और देखेंगे क्या कर सकते हैं हम टूरिज्म के हवाले से। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एक महकमा है जिसको मैं संभालता हूं। एडवर्टीजमेंट्स को लेके बीच बीच में शिकायतें आती हैं। एक पिक एंड चूज पॉलिसी जो है वो अपनाया जाता है एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं कम से कम इस हुकूमत के तरफ से स्पीकर साहब इस हाउस को अश्योर करना चाहता हूं कि हमारे तरफ से एडवर्टाइजिंग के मामले में कोई पिक एंड चूज, कोई भेदभाव नहीं होगा। एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हम एडवर्टाइजिंग जो है अखबारों में बांटेंगे। लेकिन एक चीज का पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो कह ही देता हूं। वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के एडवर्टाइजिंग पे जिंदा रहते हैं, अखबार का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए काम करेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, अखबार हैं, वो खुद कफील बने। हम एडवर्टाइजिंग के तहत उनका हाथ पकड़ेंगे, लेकिन ये जो मशरूमिंग ऑफ अखबार, जिसको मूड आया अखबार खोला, और फिर क्या हो जाता है कि वही अखबार सिर्फ यहां मुफ्त कॉपियां बाहर बांटी जाती हैं, टेबल पर डाले जाते हैं, खरीदने वाला कोई नहीं होता। उस अखबार का क्या फायदा? वो अखबार जो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के प्रेस नोट फ्रंट पेज पे छापे, वो अखबार जो सिर्फ ये कहे ना मैंने आपकी तस्वीर फ्रंट पेज पे डाल दी, वो अखबार नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रेस नोट है। लेकिन तब भी सर्कुलेशन के तहत और उस अखबार की अहमियत के तहत हम एडवर्टाइजिंग जो है उनको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दे देंगे। एक्रेडिटेशन के हवाले से बीच बीच में शिकायत आती है कि एक्रेडिटेशन का जो है एप्लीकेशन हुआ है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी तक जो हमारे पास एक्रेडिटेशन के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, जिनको या तो रिजेक्ट किया है या उन पर फैसला नहीं हुआ है, मैंने डिपार्टमेंट को वाज़ेह हिदायत दी है कि उन तमाम केसेस को एक बार फिर रिव्यू करके उनके एक्रेडिटेशन का काम जो है वो कर दिया जाना चाहिए। और अगर कहीं पे एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी हो या कोई कमी हो, एप्लीकेंट को बुला के उनको समझा के कि जनाब ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको दूर करें। दूर करने के बाद जो है उनका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। मैंने अपनी तकरीर के दौरान प्रेस क्लब के हवाले से बात की थी और मैं आज भी उस बात को दोहराऊंगा। हम कश्मीर श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू का प्रेस क्लब ठीक ठाक चल रहा है यहाँ तवी ब्रिज के पास, श्रीनगर के प्रेस क्लब को बदकिस्मती से एक सियासी रंग दिया गया है। वहाँ एक प्रेस क्लब था, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पता नहीं किस वजूहात के बुनियाद पे उस प्रेस क्लब को रद्द करके एक पैरेलल प्रेस क्लब जो है कायम की गई। अब हमारा ये मानना है कि प्रेस क्लब एक ही होना चाहिए और उस प्रेस क्लब का जो मैनेजिंग कमेटी है वो जम्मू कश्मीर का जो प्रेस है, श्रीनगर का प्रेस, वो तय करे। तो उनसे कहा जाएगा कि वो फटाफट अपने प्रेस काउंसिल का जो है प्रेस क्लब के इलेक्शन करें। जैसे ही उनकी कमेटी बन जाती है उनको एक स्ट्रक्चर देके वहाँ हम प्रेस क्लब जो है उनका दोबारा कायम करेंगे।
मैं इस हाउस के जरिए तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि सच बोलने पे किसी अखबार वाले, किसी मीडिया वाले को सजा नहीं दी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हमसे गलती हो उस गलती को जो है उभारा जाए। हम चाहते हैं कि जहां पे हम कोई खामी छोड़ें उसके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन ये कि फेक न्यूज़ यहाँ असली न्यूज़ के तौर पे फैलाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनसे मेरी इतनी ही गुजारिश होगी, जहां जहां इनको खबर आए मेहरबानी करके कम से कम एक बार उसको वेरीफाई करने की कोशिश करिए। अगर उसके बाद हम गलत हैं, आप लिखिए जो लिखना है, आप कहिए जो कहना है। लेकिन ये बीच बीच में जो फेक न्यूज़ को असली न्यूज़ के तौर पे बेचा जाता है, हमारी मुसीबत ये हो जाती है कि जब तक हम उसको दुरुस्त करते हैं वो अफवाह जो है वो पूरी दुनिया क्रॉस कर गई होती है। अब पिछले दिनों यहाँ शराब के ठेकों के हवाले से सरासर झूठ, स्पीकर साहब उस चीज में एक लफ्ज सही नहीं, लेकिन जिम्मेदार चैनल, अखबार, मीडिया हाउस एक बार भी उन्होंने हुकूमत से ये जानने की कोशिश नहीं की कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं। उनके पास मेरे नंबर हैं, आज वो बीच बीच में किसी ना किसी बहाने मुझे मैसेज करते हैं। उस दिन एक ने भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या नाब ये जो आप नए शराब की दुकानें खोलने की बात कर रहे हो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। मैं उसी वक्त उनसे कहता नाब कोई नहीं है, उल्टा जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो भी हमें बराबर नहीं आए, नए खोलने की तो बात दूर की। लेकिन किसी ने पूछा नहीं, फैलाई झूठी खबर और उसको फिर दुरुस्त करने में हमें वक्त लगा। तो उनसे यही मेरी गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चीज पे वो एहतियात करें। जीएडी के हवाले से SRO 43 की जो पेंडेंसी है उसको हम क्लियर कर देंगे। जहां जहां केसेस पेंडिंग है उनको फटाफट हम उनको दुरुस्त कर लेंगे। रेगुलराइजेशन और CID वेरिफिकेशन के हवाले से कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने जो है खदशात जाहिर किए और सही है इनके खदशात। जब हम CID वेरिफिकेशन के बुनियाद पे लोगों की नौकरियों को रोकते हैं, एक तरफ से हम CID को वेपनाइज कर रहे हैं, उनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। CID का काम हथियार के तौर पे इस्तेमाल होना नहीं है। और तो और पिछले दिनों फरवरी के महीने में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये बिल्कुल सही है, मतलब उन्होंने वाज़िया हिदायत दी कि आप किसी के रिश्तेदार को उनके जुर्म के लिए जो है कसूरवार ठहरा नहीं सकते हो। जुर्म मैंने किया और सजा मेरे बेटे भुगते, ये कहीं पे भी कानून नहीं है। और वाज़िया तौर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस बात को तय किया है, यू कैन नॉट पनिश B फॉर द क्राइम्स ऑफ A। CID डिपार्टमेंट के पास ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है बाज़ाब्ता है उनके पास, और उनसे कहा जाएगा कि वेरिफिकेशन के मामलों में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को जो है उसका पालन करना है। उनको उसमें और कोई चारा नहीं है। स्पीकर साहब, मैंने इससे पहले भी कहा है, ये हमारी पहचान हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई है, हमारा मुस्तकबिल हमारी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। हमें विरासत में भी, चाहे वो शेर कश्मीर का, लैंड रिफॉर्म्स का हो, मकसद यही था कि हम अपनी ज़मीन का मालिक जो है वो खुद बने, ज़मीन हमारी अपनी हो। बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता ये वो निज़ाम जो है वो खतरे में पड़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है।
मैं जानता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ जमीन के इस्तेमाल का बदलाव जो है उसका प्रेशर बनेगा, लेकिन इसमें भी हमें एहतियात करना होगा, फूक फूक के कदम रखने होंगे। स्पीकर साहब, हमारी जो प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप देखें, वो फिगर्स मेरे पास हैं, मैं कभी हाउस के साथ शेयर कर लूँगा कि पिछले 5-7 सालों में कितना हमारा एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफ़र हुआ है फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ये हम में से किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमारी अगर फूड प्रोडक्टिविटी कम हो गई, हमारा अगर अनाज का पैदावार कम होगा, तो हम और ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड होंगे। हमारी तो कोशिश रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम बचा पाएँ। एक ऑनरेबल मेंबर, मुझे याद नहीं है किसने, रोशनी के हवाले से बात की थी और कहा था कि रोशनी एक बेहतरीन स्कीम थी। मुजफ्फर खान साहब, हाँ, मुजफ्फर खान साहब ने, सही, थैंक यू, कि रोशनी एक बेहतरीन स्कीम थी जो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त लाया था। बिल्कुल सही। आप जानते हैं राथिर साहब, आप उस वक्त फारूक साहब के काबिना में थे जब इस रोशनी की स्कीम, सराथिया साहब भी थे, रोशनी की स्कीम जो है उसको शेप दी गई। मकसद ये था कि जो लोग सरकारी ज़मीन पे लीज लेके बैठे हुए हैं, उन्हें उस लीज होल्ड को फ्री होल्ड में तब्दील करने की इजाज़त हो। लेकिन उस पर भी, जहाँ तक मेरी जानकारी और यादाश्त सही हो, तो उस पर वक्त की सीमा लगी थी। उसको शायद प्री मिलिटेंसी का उसको एक सीलिंग दी थी, क्योंकि मिलिटेंसी के बाद बहुत घपले हुए थे ज़मीन के मामलों में, और हम नहीं चाहते थे कि जिन लोगों का गैर कानूनी कब्जा था ज़मीन पे, वो उस ज़मीन के मालिक बने। लेकिन उसके बाद जब पीडीपी कांग्रेस की हुकूमत थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रोशनी स्कीम को बिल्कुल बदल दिया, उस पर वक्त की सीमा हटा दी, और उसी बात का नतीजा था कि हाई कोर्ट में हम उस स्कीम को डिफेंड नहीं कर पाए। आज ना हम इधर के ना उधर के, जिन लोगों के पास लाइव लीजें थीं, जिन लोगों ने रोशनी के तहत उन लीजों को फ्री होल्ड में तब्दील किया, आज ना उनके पास फ्री होल्ड है ना लीज होल्ड है। हमें अपना लीज पॉलिसी जो है उसको दुरुस्त करना होगा, और हमें ये रोशनी की स्कीम जो है किसी ना किसी सूरत में इसको दोबारा लाना होगा। इसका फायदा सबको होगा। मैं जानता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर जो उस साइड बैठे हैं, उन्होंने रोशनी के बारे में बहुत बातें की, शायद टू डू व्हाट, कोई नहीं ना, अरे की अपनी राय। तारिक आमी साहब, who can take your right away from you? We are the last ones to want to take your rights away from you. डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह के हवाले से बीच बीच में सवाल आए। मुझे नहीं लगता है कि मुझे हाउस का टाइम उसमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना कि एक ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड तरीके से इसको मुकम्मल किया जाएगा ताकि पूरी डिजिटाइजेशन जो है वो हो। बिजली के हवाले से हर ऑनरेबल मेंबर ने कहीं ना कहीं बिजली के हवाले से बात की, और जनरेशन के हवाले से जो हमारी पोटेंशियल है उसको पूरा हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। कोशिश की जा रही है कि और ज़्यादा बिजली की पैदावार जो है उसको बढ़ा दिया जाए। मैंने बजट के दौरान प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जो इन प्रोसेस हैं, जिनको लाना है, और जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में। मैंने बिलिंग और मीटरिंग के बारे में बजट के दौरान बात की। इस तकरीर में मैं एक और चीज़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ। लगभग हर ऑनरेबल मेंबर ने एमनेस्टी के हवाले से बात की और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए पावर एमनेस्टी के हवाले से बात की। पहली बात ये स्पीकर साहब कि मैं इस हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम ये एमनेस्टी स्कीम जो है आगे साल के लिए बढ़ाने का फैसला हमने कर लिया है। लेकिन उसके साथ साथ
मेरा ये मानना है कि इसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए। बार बार एमनेस्टी देना भी सही नहीं है, और मैं बताऊं क्यों। जब हम एमनेस्टी देते हैं, हम उन लोगों को सजा दे रहे हैं जो वक्त पे बिजली का बिल भरते हैं। मैं और एलओपी साहब दोनों हमसाए हैं, मान लीजिए, अभी है नहीं लेकिन मिसाल के तौर पे, ठीक है, हमसाए हैं। ये ईमानदार है, मैं थोड़ा बेईमान हूं। वक्त पे अपना बिजली का बिल भरते हैं, यहां वहां से बजट में अपने घर की कमी करते हैं, लेकिन बिजली का बिल वक्त पे भरते हैं। मैं हूं लापरवाह हूं, कभी भरा नहीं भरा, बीच में देख लिया। नतीजा ये कि इनके आउटस्टैंडिंग है नहीं, मेरे आउटस्टैंडिंग मान लीजिए 25,000, इंटरेस्ट वगैरह डाल के 60-70 हज़ार। अब एमनेस्टी आ गई, मेरा सारा माफ हुआ, प्रिंसिपल भी मैं किस्तों में दूं, इन पे क्या गुजरती है? ये तो फिर बैठ के कहते हैं ना, मैंने क्यों भरा बिल, मुझे भरने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने भरा, मुझे सजा, जिसने नहीं भरा उसको इनाम। तो बार बार ये एमनेस्टी जो है हम दे नहीं सकते। तो ये जो, और हम वन टाइम, हम हमेशा कहते हैं वन टाइम एमनेस्टी, और अब 7वीं बार हम एमनेस्टी दे रहे हैं, तो वन टाइम नहीं 7 टाइम। तो मैं कम से कम इस हाउस में, चाहे मुझे इसके बाद बाहर मार पड़े ना पड़े वो दूसरी बात है, लेकिन इस हाउस के टर्म अगले 5 साल, इसके बाद मैं एमनेस्टी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को नहीं दूंगा। ये एमनेस्टी, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी माफ, प्रिंसिपल के लिए भी अब मेरा इरादा है कि हम एक नया एक स्कीम लाएं, जिसके लिए मैं पावर और फाइनेंस वालों से बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम इंसेंटिवाइज करें जो उनका जो उनकी जो आउटस्टैंडिंग है, उस आउटस्टैंडिंग को हम इंसेंटिवाइज करेंगे अपने आगे के पेमेंट्स के साथ। जितना वो आगे देंगे उसमें उनको फिर पुराने पे जो है कंसेशन देके पुराना भी हम थोड़ा सा चुकाएंगे, और उनको आदत दिलवाएंगे आगे के बिल जो है वो भरने की, ताकि कम से कम इस महकमे को हम थोड़ा क्लीन अप करें और लोगों को हम आदत दें बिजली का बिल भरने की। इसी के साथ मीटरिंग भी जुड़ा हुआ ना, जितनी मीटरिंग होगी उतना हम लोगों की मदद कर सकेंगे। तो ये एमनेस्टी स्कीम जो है, इस आज मैं हाउस के हवाले से जो है यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को देता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद थोड़ी सी हम बिजली बिल भरने का काम जो है उसमें बेहतरी लाएं। लास्ट मेन वन, क्योंकि उसके बाद मैं सिर्फ सबका शुक्रिया करूंगा, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कहने के लिए तो मैं न्यू असेंबली कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करता, जो मेरी उम्मीद थी कि जब हम अंदर आएंगे तो वहाँ पे काम करेंगे। पता नहीं था कि जहाँ छोड़ा वहीं रहा, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। फाउंडेशन स्टोन भी हमने ही लगाया, अब इंशाल्लाह वहाँ पे अंदर घुसने का काम भी हम ही करेंगे। हमारे कोर्ट्स को, खासकर हाई कोर्ट्स को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोजेक्ट वो हमने शुरू किया है, क्योंकि हमने पाया है कि जम्मू और श्रीनगर हमारे हाई कोर्ट्स में वर्चुअल हियरिंग्स की जो है गुंजाइश है नहीं। कोविड में उन्होंने थोड़ा सा इंतज़ाम किया था, लेकिन कोविड के बाद वर्चुअल हियरिंग्स का सिलसिला वहाँ पे बंद हुआ। हम चाहते हैं कि दोबारा हमारे हाई कोर्ट्स में जो है वर्चुअल हियरिंग्स की जो है गुंजाइश हो, और फिज़िकल जो है हियरिंग्स उसकी अपीयरेंसेस की जो है वो कम हो जाए, तो वो हम एक्सपेडाइट कर लेंगे। लेकिन इनमें से किसी चीज़ पे आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आप ये जानना चाहते हो कि हम कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, ना आप ये जानना चाहते हो कि हम कोर्ट्स में क्या करेंगे, आप जानना चाहते हो कि हम सीडीएफ में क्या करेंगे और तनख्वाह में क्या करेंगे। अब मैं कहने के लिए तो ये कहूँगा कि कुछ नहीं करूँगा और बैठेंगे, लेकिन वो भी नहीं करूँगा।
पहली बात, स्पीकर साहब, एमएलए की तनख्वाहों में हमारी बदनामी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हम इस बात पे मार खा जाते हैं। अब अंदाजा करिए, मैंने इस पे मालूम करने की कोशिश की, शायद 2016 के बाद हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, 15, चलिए 15 ही मान लें। जिन अफसरों का हमारे साथ मतलब प्रोटोकॉल के लिहाज से बराबरी रहती है विद ऑनरेबल एमएलएज, जब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी उस वक्त उनकी भी तनख्वाह 80,000, हमारी भी 80,000, फिर हमारी थोड़ी बढ़ गई, उनकी भी बढ़ी। आज जिनकी तनख्वाह उस वक्त 80,000 थी, आज वो 3 लाख रुपए ले रहे हैं। हम वहीं के वहीं हैं, और ये डीए वगैरह उसको छोड़ के सिर्फ तनख्वाह, हम वहीं पे हैं जहां हम 2015 में थे। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती है, लेकिन तय करने का तरीका भी सही नहीं है। स्पीकर साहब, आपको याद होगा नहीं, पार्लियामेंट में भी ये बात फिर चर्चा का एक मुद्दा बना कि जनाब ये एक आर्बिट्ररी सिस्टम है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूं, तनख्वाह बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है, हम बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप फौरी तौर एक कमेटी बनाएं हाउस मेंबर्स की, उसमें आप एलओपी साहब को रखें, लीडर ऑफ द मेन पार्टीज को रख लीजिए, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी वगैरह, और आप जो पार्लियामेंट का पैटर्न है उसको यहां पे लागू करें। पार्लियामेंट के पैटर्न के तहत हर 5 साल ऑटोमेटिकली महंगाई और इन सब चीजों को देख के वहां पे सैलरी रिवीजन का जो है एक सिस्टम बन जाता है। हम क्यों ना 10-10, 12-12, 13, 14 साल ठहरें और फिर बदनामी भी करें। आप मेहरबानी करके इस कमेटी को तश्कील करके इनसे कहिए कि वो पार्लियामेंट के पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिससे कि सैलरी रिवीजन का फैसला जो है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से हो, ताकि हर 5 साल जो है जहां बाकियों की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, वहां एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़े। ये अगर आप करेंगे तो बाकी काम फिर हमारा है, मैं पैसा ढूंढ लूंगा और जो तनख्वाह बढ़ानी होगी वो हम बढ़ा देंगे। पेंशन तो तनख्वाह के साथ बढ़ेगी, और मुझे पेंशन का ज्यादा फिक्र है। पेंशन का मुझे इतना खास ख्याल था नहीं जब तक हम एक्स एमएलए नहीं बने। एक्स एमएलए बनने के बाद पेंशनों का हमें एहसास हुआ। जो यहाँ पहली बार एमएलए बने हैं ना, उनको अभी इस बात का एहसास नहीं है। हारने के बाद जब जाओगे, अल्लाह करे कि वो ज्यादा जल्दी ना हो, लेकिन कभी ना कभी एक रात बैठे, चलिए जब आप रिटायर होके यहां से जाओगे तो कभी ना कभी पेंशन पे तो आपको करना होगा। तो उसमें स्पीकर साहब आप पेंशन का भी देख लीजिए। अब सीडीएफ, पीए का हम बढ़ा देंगे, पीए का मैं फाइनेंस से बात करके वो हम बढ़ा देंगे। अब सीडीएफ, आखिर में सिर्फ सीडीएफ के गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे शिकायत आई, और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फिलहाल ताकि इसको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, मैं डिपार्टमेंट से कह दूंगा कि जो भी एमपी लैड्स के गाइडलाइंस हैं वही एमपी लैड्स के गाइडलाइंस जो हैं ऑनरेबल एमएलएज के सीडीएफ पे लागू हों। उसके बाद अगर कहीं पे इस पे बदलाव लाने की ज़रूरत है, कहीं पे इस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपके साथ बैठ के इसको हम कर लेंगे। और रही बात रकम की, बढ़ाना पड़ेगा। शायद इतना नहीं बढ़ा सकता हूं जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको 5 करोड़ मिलते हैं, उनके असेंबली हल्के 10 और 15 से कम नहीं हैं।
चलिए 5 करोड़ ना सही, मैं आज 3 से 4 करोड़ कम से कम इसको कर देता हूं। लेकिन कोई बात नहीं आप आपके कार्ड ये तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कहीं पर हमारा नुमाइंदा कोई पैसे दे के आता है, कोई अपोजिशन का बंदा वो इतना कम रेट डाल के उसको टेंडर को ले लेता, फिर वो काम नहीं करता। ये विदाउट टेंडर कर दीजिए। अपोजिशन का बंदा कहता है ना, इसमें जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की, मैं शायद पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 4 करोड़ के काम जो है सारे बिना टेंडर के किए, आप लोग तो बच जाओगे। मेरा नंबर वहाँ ईडी के दफ्तर में आप में से कोई लगाएगा ही लगाएगा, जिसकी मुझे कोई खास शौक नहीं है। अब रही बात जो हम बाकियों के लिए, शायद मैंने कहीं पे देखा कि बाकी रियासतों में एक सीलिंग है, कहीं पे 2.5, कहीं पे 3 लाख, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। मैं डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इसके गाइडलाइंस तय कर लूँगा, ताकि कम से कम अगर छोटे काम ही सही बिना टेंडर के हो पाए तो छोटे काम जो है वो हम कर लेंगे। क्या? नहीं ना, वो तो मैंने आपसे कह दिया ना। मैंने कहा कि हम जो आप बैठे शिवी साहब, जो एमपी लैड्स के गाइडलाइंस हैं उनमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। आप पूरा साल ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें पहले 3 महीने का नहीं है। अब चलिए, देखिए ना, अब यहाँ खड़े खड़े हम इस स्कीम को ऐसे करें, ये हो नहीं पाएगा फिलहाल, ताकि क्योंकि आपने शबीर साहब आप बैठिए ना, शबीर साहब बैठो, ठीक है। मैंने एमपी लैड्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस साल का पैसा आपको जल्दी ख़त्म करना है। इस साल के पैसे में आपको कैंसर पेशेंट वगैरह नहीं ढूंढने होंगे। इस साल आप एमपी लैड्स का पैसा इस्तेमाल कर लो, आगे जाके जब आपका तजुर्बा होगा, अगर उस तजुर्बे के बाद इसमें कहीं तब्दीली लाने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों के साथ बैठ के इसमें तब्दीली लाऊंगा ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक। अब स्पीकर साहब बैठिए आप। स्पीकर साहब, मैं स्पीकर साहब, मैं इस मौके पे अपने डिपार्टमेंट्स के तमाम अफसरों का, स्टाफ का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने मेहनत की इन कट मोशंस के जवाब को तैयार करने में। यकीन करें, पहले तो जब कागजी फाइल होते थे पता नहीं चलता था कि उस फाइल पर दस्तखत कितने बजे हुआ। ये एक अच्छी बात है जो हमने इनहेरिट किया, ये हमने लाया नहीं। ये जो ई फाइलिंग का सिस्टम, मैंने अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया नहीं, लेकिन ये ई फाइलिंग का जो रेवोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर में आया है, ये एक अच्छी बात है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। आज फाइलों पे वक्त का स्टैंप लगा होता है। आप यकीन करें स्पीकर साहब, मेरे कट मोशंस के फाइलों का जवाब जब मैं सहरी के लिए उठा, शायद उस पर आखिरी टाइम स्टैम्प कोई 4:45 बजे सुबह मेरे अफसरों ने उस पर वो सिग्नेचर करके मेरे पास भेजे मंजूरी के लिए। मतलब ये कि रात भर ये लोग बैठे रहे, रात भर असेंबली सेक्रेटेरिएट के लोगों ने काम किया। मैं उनकी मेहनत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। यहाँ ऑनरेबल मेंबर